नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 134वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में आपको जीके के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं, यानी किसी न किसी एग्जाम में, अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम में, सेंटर के एग्जाम में आपसे पूछे गए प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को हम इस सीरीज के अंदर कवर करते हैं। और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं करते, इनके साथ जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी साथ साथ कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपके एक जैसे जो प्रश्न हैं वो एक जगह पर आपको मिल सकें। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो पहला क्वेश्चन तो आपका यह हो गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा बनाया गया था। इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, और इसका गठन इन्होंने मई 1939 में किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, पूरा नाम इसका ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जिस वर्ष सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने जाते हैं कांग्रेस के दोबारा से 1939 में, बाद में महात्मा गांधी जी के साथ उनके मतभेद होते हैं, जिसके बाद वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस के भीतर ही एक नई पार्टी का गठन करते हैं, जिसे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में लक्षणा अध्यक्ष शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड में भी पूछा गया है और यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मौर्य प्रशासन में जो लक्षणा अध्यक्ष होता था, यह टकसाल का प्रमुख होता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कुछ जगहों पर टकसाल का प्रमुख दिया है, कुछ जगहों पर मुद्रा विभाग का प्रमुख दिया है, तो दोनों एक ही बात है। टकसालों में आपके सिक्के आदि ही छपाई जाते हैं, उनको गढ़ा जाता है। तो मुद्रा विभाग का अध्यक्ष या टकसाल का प्रमुख कौन होता था, उसे लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, मौर्य काल में जो वाणिज्य प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? तो वाणिज्य का जो प्रमुख होता था उसे पाणिया अध्यक्ष कहा जाता था। आबकारी विभाग के प्रमुख को सुरा अध्यक्ष कहा जाता था, और समुद्री बंदरगाहों का जो प्रमुख होता था उसे पतना अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, तो कुछ कुछ नाम से ही मिलते हैं, जैसे आबकारी विभाग यानी शराब से संबंधित सुरा अध्यक्ष, पत्तनों से संबंधित पतना अध्यक्ष, बस व्यापार वाले का याद कर लीजिए पणिया अध्यक्ष, और टकसालों का प्रमुख हो गया लक्षणा अध्यक्ष। इसी प्रकार जो प्रमुख कृषि अधिकारी होता था मौर्य काल में, उसे क्या कहते थे? उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था, क्योंकि मौर्य काल में कृषि भूमि के लिए क्या कहते थे? सीता, और इसके प्रमुख को क्या कहेंगे? सीता अध्यक्ष। ठीक है, यह कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चारागाह होते थे, इन चारागाहों का प्रमुख कौन होता था? इनके प्रमुख को विविता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस नृत्य शैली को मूल रूप से दासी यट्टम के नाम से जाना जाता है? तो यहां पर आपको 4 नृत्य शैली दिए गए हैं, भारत के शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं। इनमें से किसका नाम दासिया अट्टम है? तो एक नया नाम है, नया क्वेश्चन है। दासिया अट्टम के नाम से भरतनाट्यम को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है? यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। तमिलनाडु का नृत्य इसे माना जाता है। माना जाता है कि तमिलनाडु की साइड ही इस नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, भरतनाट्यम को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इसे सादिर भी कहा जाता है। इसके अलावा चिन्ना मेलन ये भी इसी को कहते हैं, और दासिया अट्टम ये भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसके आपको ये 3 नाम याद करने हैं, क्वेश्चन बन जाता है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य पूछे जाते हैं, कौन किस राज्य का है? कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा, और कथक हो जाएगा नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वार्थी सिपाही विद्रोह का नाम दिया था? तो देखिए, 1857 की क्रांति को, उसके विद्रोह को स्वार्थी सिपाही विद्रोह ये कहा था जॉन सीले ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कई सारे इतिहासकारों ने इस क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा था। एक आदमी का नाम है जिसका नाम है जॉन लॉरेंस। इस जॉन लॉरेंस ने इस क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था, और उससे एक कदम आगे जाकर जॉन सीले ने इसे स्वार्थी सिपाही विद्रोह कहा था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में बन सकता है। ठीक है,
जॉन सीले ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि यह जो विद्रोह था पूर्णतः देशभक्ति रहित जो स्वार्थीपूर्ण सैनिक हैं उनका विद्रोह था, जिसका ना कोई नेता था और ना ही कोई जन समर्थन था। तो स्वार्थी सिपाही विद्रोह कहा था सीले ने, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत जल्द जो हमारा सेकंड चैनल है ट्रेंडिंग जीके, उस पर आपको 1857 की क्रांति के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो देखने को मिलेगा जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा और कई सारी किताबों का मिक्सचर आपको एक जगह पर मिलेगा, जिससे आपका पूरा टॉपिक एमसीक्यू के रूप में आपका कवर हो जाएगा। बहुत जल्द इसका एक कंप्लीट वीडियो आपको उस चैनल पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 1857 की क्रांति को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। कौन किसका नेता था, किस जगह पर किसने नेतृत्व किया था, उनसे संबंधित फैक्ट पूछे जाते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका दमन किया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। सेकंड चैनल पर जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था, आपको ऐसे ही क्लासेस देखने को मिलेंगी, बहुत जल्द आनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें हम जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीटली कवर कर जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक यह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय को कई सारे अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता या जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत इन्हीं को कहते हैं, भारतीय पत्रकारिता का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, ये सारे नाम किसके हैं? राजा राम मोहन राय के। ठीक है, इनसे संबंधित जो सबसे प्रमुख क्वेश्चन पूछा जाता है, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी और इन्हीं की मदद से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों को सुमेलित करें और सही कूट का चयन करें। एक तरफ सिक्के के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनको चलाने वाले राजाओं के नाम दिए हैं। तो शाहरुखी नामक सिक्का, कुछ जगहों पर शाहरुख दिया गया है, इस सिक्के को किसने चलाया था भारत में? तो शाहरुखी नामक सिक्का बाबर ने चलाया था। ठीक है, इलाही नामक सिक्का सीधा आप अकबर पे टिक कर देंगे। जो टका नामक सिक्का था इसे इल्तुतमिश ने चलाया था और दाम नामक सिक्का शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। तो पहले का आंसर हो जाएगा 4, दूसरे का आंसर है 3, तीसरे का आंसर आपका 2 हो जाएगा और चौथे का 1 हो जाएगा, यानी 4 3 2 1 इसका सही आंसर है। 4 3 2 और 1, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है, आईने अकबरी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आईने अकबरी को लेकर के 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चलिए देखते हैं यहां पर कौन सा वाला सही है। पहला कहता है आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखित अकबर के प्रशासन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो पहला वाला कथन आपका सही है। ठीक है, दूसरा, अकबरनामा आईने अकबरी का तीसरा खंड है और यह अकबर के पूर्वजों से तथा अकबर के शासनकाल की घटनाओं से संबंधित है। देखिए, इसको पहले समझते हैं, फिर आप इसका आंसर आसानी से कर जाएंगे। अबुल फजल ने एक प्रसिद्ध रचना करी जिसे कहा जाता है अकबरनामा। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि अकबरनामा किसकी रचना है, आईने अकबरी किसकी रचना है, दोनों ऐसे पूछे जाते हैं। तो अबुल फजल ने एक रचना करी जिसे अकबरनामा कहते हैं। अकबरनामा को इसने 3 खंडों में रचित किया था। एक खंड में अकबर के जो पूर्वज थे यानी बाबर, हुमायूं और तैमूर से इसने शुरुआत करी है। तैमूर से लेकर के हुमायूं तक का सारा विवरण इसके पहले खंड में मिलता है। दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल की जो घटनाएं हैं, अकबर ने जो जो कार्य किए, जो जो विजय प्राप्त किए, वो इसके दूसरे खंड में देखने को मिलती है। और इसी अकबरनामा का जो तीसरा खंड है उसमें हमें अकबर के शासनकाल का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी जानकारी मिलती है और इसी तीसरे खंड को आईने अकबरी कहा जाता है। तो आईने अकबरी में क्या है? अकबर के शासनकाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में, और वो अकबरनामा का ही एक पार्ट है, तीसरा खंड है। ठीक है, तो पूर्वजों की बात पहले वाले खंड में है, शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना है वो दूसरे खंड में, और प्रशासनिक जो बातें हैं वो तीसरे खंड में है, और इसी को कहा जाता है आईने अकबरी। ठीक है, अब सेकंड वाला कथन पढ़िए, अकबरनामा आईने अकबरी का तीसरा खंड है। ये यहीं पर गलत हो जाएगा, आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा का तीसरा खंड है। तो सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित यात्रियों को भारत में उनके आगमन के काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी जो पहले आया उसको आपने पहले लगाना है।
तो 5 विदेशी यात्री यहां पर दिए गए हैं मध्यकाल के, कौन किस समय आया वो आपसे पूछा जाता है। कई बार आया है मार्को पोलो कहां से आया था, किसके दरबार में आया था। तो मार्को पोलो की बात करें, पहले इनके वर्षों को लिख लेते हैं। मार्को पोलो 1292 से लेकर 1294 के बीच में भारत की यात्रा करता है। मार्को पोलो इटली का यात्री था और यह पांड्य साम्राज्य के काल में आया था, ठीक है, यानी जो पांड्य शासक थे उनके दरबार में गया था। निकोलो डी कॉन्टी की बात करते हैं। निकोलो डी कॉन्टी यह देवराय प्रथम के काल में गया था, विजयनगर साम्राज्य में 1420-21 में गया था। इब्न बतूता की बात करें तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था और 1333 के आसपास ये आया था। अब्दुल रज़ाक की बात करें तो यह देवराय द्वितीय के काल में आया था और अब्दुल रज़ाक जो था 1442 के आसपास आया। और बारबोसा की बात करें तो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था 1515 के आसपास। अब आप इनको लगा सकते हैं। सबसे पहले मार्को पोलो आया, मार्को पोलो के बाद इब्न बतूता आया, यानी पहले के बाद 3 इसका आंसर होगा। पहले के बाद 3, तो पहले के बाद 3 हमें कहां पर मिल रहा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इनको आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन अलग अलग में बनते हैं कि अब्दुल रज़ाक कब आया था, अब्दुल रज़ाक किसके काल में आया था, बारबोसा कब आया, किसके काल में आया, इस तरीके से। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का आह्वान किस समाज सुधारक ने किया था। तो एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह नारा किसने दिया था। यह क्वेश्चन उत्तराखंड में भी आया है और दूसरे एग्जामों में भी पूछा गया है। उत्तराखंड में बड़ा सिंपल तरीके से पूछा गया था कि एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसका है। दूसरे एग्जाम में थोड़ा सा लेंथी बनाकर दे दिया गया कि मनुष्य के लिए यह नारा किसने दिया। यह नारा श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। नेक्स्ट है, मजबूत ब्रेक वाली एक मशीन लेकिन कोई इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन निम्न में से किसके लिए कहा था। तो ब्रेक वाली मशीन जिसका कोई इंजन नहीं है, जवाहरलाल नेहरू ने यह स्टेटमेंट भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए कही थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अलग अलग स्रोतों में। कुछ जगहों पर दिया है कि यह एक ऐसी मशीन है जिसमें 1000 ब्रेक हैं लेकिन इंजन कोई नहीं है। कुछ जगहों पर लिखा गया है कि यह 1000 ब्रेक वाली बिना इंजन की गाड़ी है। इस तरीके से मूल भाव जो है वो ये है कि इसमें रुकावटें बहुत ज्यादा है और जो मेन इंजन है वो इसमें नहीं है। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के लिए कही थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी को गुलबर्गा से बीदर में किसने स्थानांतरित किया था। तो देखिए, बहमनी साम्राज्य की जब स्थापना होती है 1347 में, हसन गंगू के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। इसकी राजधानी गुलबर्गा को बनाया जाता है। कौन सा बहमनी शासक था जो राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले गया। इसका नाम है अहमद वली शाह। ऑप्शन सी सही आंसर यहां पर होगा। अब हमने बहमनी साम्राज्य के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो कवर किया है। उसमें हमने एक राजा के बारे में बात करी थी जो 1422 से लेकर 1436 तक गद्दी पर बैठा था। राजा का नाम था शिहाबुद्दीन अहमद शाह। इसी शिहाबुद्दीन अहमद शाह ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर में ट्रांसफर करी थी और इसी शिहाबुद्दीन अहमद शाह को अहमद वली शाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या अहमद शाह संत के नाम से। आपने देखा होगा क्वेश्चन आता है किस बहमनी शासक को संत के नाम से जाना जाता है, वो यही शिहाबुद्दीन अहमद शाह था, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है अहमद वली शाह, इसको ध्यान रखना। और इसी ने बहमनी साम्राज्य में राजधानी परिवर्तित करी थी, ठीक है। बीदर को इसने राजधानी बनाया और बीदर का नाम इसने मोहम्मदाबाद रखा था। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया था। तो दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी परमाणु बिजली घर, जिससे हमें बिजली का उत्पादन करना हो, तो दुनिया का पहला परमाणु बिजली घर यह बनाया था रशिया ने। 1954 में रशिया ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार तटीय तमिलनाडु का उपयुक्त वर्णन कौन सा है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो को कवर किया था, जिसमें मैप के माध्यम से हमने जो कोपेन ने भारत का जलवायु वर्गीकरण किया है उसको देखा था। जो तमिलनाडु का तटीय इलाका है उसको कोपेन ने जो AS ये वर्ड है इनके द्वारा संदर्भित किया है। यह संकेत किसको करता है, किस प्रकार की जलवायु को करता है,
शुष्क ग्रीष्म ऋतु मानसून को संदर्भित करता है और इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, जो माहौल पाया जाता है, मानसून पाया जाता है, वो तमिलनाडु के तटीय, आंध्र के तटीय इलाकों में पाया जाता है। मैप के माध्यम से हमने देखा था कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जो गंगा का विशाल मैदान है, यहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती थी? CWG प्रकार की जलवायु, जिसे मानसून प्रकार शुष्क जलवायु यहां पर कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो भारत में पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? टुंड्रा प्रकार की। और टुंड्रा प्रकार को उसने किससे संदर्भित किया है? ET से संदर्भित किया है। तो ET कहां पाई जाएगी? जो पर्वतीय इलाका है, खासकर जो हिमालय वाला इलाका है, उत्तराखंड हिमाचल वाला इलाका। ठीक है, और जो प्रायद्वीपीय पठार वाला इलाका है, वहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु प्रायद्वीपीय पठार में, और उसको उसने AW से संदर्भित किया था। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही कथन का चयन करें। देखते हैं, एक तरफ अधिनियम दिया है, दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। सबसे पहले आता है वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में आया था। ठीक है, फिर आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये कब आया था? वायु वाला आपके 1981 में आया था। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आपका आया था। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा 3, दूसरे का हो जाएगा 1, तीसरे का हो जाएगा 4 और चौथे का हो जाएगा 2। 3, 1, 4, 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव भारतीय संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? देखिए, भारतीय संसद में या भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें, आर्टिकल 112 में इसके बारे में बताया गया है। और वार्षिक वित्तीय विवरण को हम सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। और बजट से संबंधित यहां पर कौन सा प्रस्ताव होगा? कटौती प्रस्ताव होगा। ऑप्शन सी सही आंसर यहां पर हो जाएगा। हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बजट के लिए हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है और इसका विवरण 112 आर्टिकल में दिया गया है। और इसी में है कटौती प्रस्ताव, यानी सरकार जो बजट लाती है, अगर विपक्ष को किसी विभाग में लगता है कि सरकार को इतना रुपए नहीं देना चाहिए या सरकार की नीति का अगर उनको विरोध करना है, तो वो कटौती प्रस्ताव ला सकती है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को फिर अपना बहुमत साबित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित को उनके आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इनको यानी कि सबसे छोटे वाले को पहले लगाना है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर। सबसे छोटा विजयनगर साम्राज्य में क्या होता था? सबसे छोटा विजयनगर साम्राज्य में ग्राम होता था। ठीक है, कई सारे ग्रामों को मिलाकर, और अगर हम नंबर में बात करें तो 50 गांवों को मिलाकर एक बनता है, जिसे कहते हैं मेला ग्राम। ठीक है, ये 50 गांवों का समूह होता था। तो कई सारे गांवों को मिलाकर मेला ग्राम बनता है। इन सारे मेला ग्रामों को बनकर जो बनती है वो नाडु बनती है। नाडु जिसे तहसील कहा जाता है। इन नाडुओं को मिलकर के जो बनते हैं उनको कहा जाता है वल नाडु, या जिन्हें कोट्टम कहते हैं, इनको कहा जाता है जिला। और फिर इन जिलों के ऊपर मंडल होते हैं जिन्हें कमिश्नरी कहते हैं। तो सबसे छोटा ग्राम, फिर मेल ग्राम, फिर नाडु और सबसे ऊपर आ जाएगा आपका मंडल, क्योंकि कोट्टम ऑप्शन में है नहीं है, तो नाडु के बाद सीधा मंडल। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा? 3 होगा, 3 के बाद आपका 2 आ जाएगा, 2 के बाद आपका 1 और 1 के बाद आपका 4। 3, 2, 1, 4 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो किसी भी राज्य में मैक्सिमम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन रह सकता है? यह रह सकता है 3 साल तक। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जब हमने आपातकाल के बारे में डिटेल में बात करी थी संविधान डिटेल सीरीज में, उसमें देखा था कि राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 के तहत। जब यह आर्टिकल लगता है, यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो यह 6 महीने के लिए लगता है। ठीक है, एक बार में अधिकतम 6 महीने। सरकार इसको 6-6 महीने करके बढ़ा सकती है और 6-6 महीने करके इसे मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ा सकती है। ठीक है, तो एक बार में 6 महीने। मान लीजिए आपने लगाया किसी राज्य में, आपने पहली बार 6 महीने बढ़ा दिया, 6 महीने बाद आपने दोबारा बढ़ा दिया, फिर दोबारा बढ़ा दिया, फिर दोबारा बढ़ा दिया। ऐसा करके आप कुल 3 साल तक लगा सकते हैं। उसके बाद आपको वहां पर चुनाव करवाने होंगे या राष्ट्रपति शासन आपको हटाना होगा। ठीक है, तो अधिकतम कितना है? 3 वर्ष। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो चीन के शासक के पास अपना राजदूत भेजा था बुक्का प्रथम ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
बुक्का प्रथम की बात करें तो यह विजयनगर साम्राज्य का शासक था। विजयनगर साम्राज्य पर जो पहला वंश स्थापित होता है हम उसे कहते हैं संगम वंश। इस वंश के जो संस्थापक थे वो दो भाई थे, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। पहले राजा हरिहर बनता है और हरिहर के बाद बुक्का प्रथम राजा बनते हैं और यही अपना राजदूत किसके पास भेजते हैं? चीन के राजा के पास। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक मूल रूप में लिखी थी? देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक को ही इंग्लिश में इंडियन होम रूल कहा जाता है। आपके पास क्वेश्चन आता है इंडियन होम रूल पुस्तक किसकी है, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी की है। दोनों एक ही किताब है। शुरुआत में महात्मा गांधी ने इस किताब को हिंद स्वराज के नाम से लिखा और यह किताब इन्होंने गुजराती में लिखी थी। 1909 के समय में लिखी थी। अंग्रेजों ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और बाद में इसी पुस्तक का इंडियन होम रूल के नाम से अंग्रेजी में इसे अनुवाद किया गया और फिर इसको चलाया गया। अंग्रेजों ने इसके अंग्रेज वर्जन को ब्लॉक नहीं किया था, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। तो दोनों किताब एक हैं। हिंद स्वराज क्योंकि इसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, तो किस भाषा की किताब थी? गुजराती में इसको लिखा गया था और बाद में इसी का अनुवाद महात्मा गांधी ने किया था। किस नाम से? इंडियन होम रूल के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है, चोलकालीन स्थानीय स्वशासन में ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था कहां पर कार्यरत होती थी? तो देखिए, चोलकालीन शासन व्यवस्था को भी हमने कई बार कवर किया है। चोल काल में 3 प्रकार की संस्थाएं होती थी। एक होती थी उर नामक संस्था, एक होती थी सभा नामक संस्था और एक होती थी नगरम नामक की संस्था। जो उर नामक संस्था होती थी ये साधारण गांवों में काम करती थी। सभा नामक संस्था ब्राह्मणों के गांवों में काम करती थी, यानी ब्राह्मणों को जो गांव दान में दिए जाते थे वहां पर जो संस्था होती थी उसे सभा कहते थे। और जो व्यापारिक नगर होते थे वहां की जो संस्था होती थी उसे नगरम कहते थे। तो अब आपको ये तीनों संस्थाओं का यहां पर पता चला कि कौन किस क्षेत्र में किस प्रकार के गांवों में एक्टिव होता था। और ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि साधारण गांव की सभा को क्या कहते थे? उर उसे कहा जाता था। ब्राह्मणों के गांव के उसको सभा कहते थे और व्यापारिक नगरों को, उनकी संस्था को नगरम कहा जाता है। ठीक है, इन तीनों को भी आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया और इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहां पर कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।